इंसान को सफल नहीं बनाता, इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल को सफल बनाता। देखिए दोस्तों, आज जो आप लोग के लिए आए हैं मैथ, मैथ का जो है एकदम जीरो लेवल से रहेंगे। जितना भी उसका थ्योरी है आप लोग को पूरा मैथ का थ्योरी बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ये क्या करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सब चीज को समझाएंगे। समझाने मतलब है क्या कि वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, आप लोग को दूसरा वीडियो देखने में आवश्यकता नहीं पड़ेगा। थ्योरी के लिए बहुत ही खास एक एक चीज बारीकी से लेके आए हैं, समझे ना। चलिए लेके आते हैं। पहला क्या है, देख के ही लगता होगा आप लोग के लिए क्या है। जिसको जोड़ घटा भी नहीं आता है वो भी समझ जाएगा। देखिए सबसे पहले चीज क्या है कि देखिए यहाँ है क्या, गणित का, देखिए दिखता होगा गणित का संपूर्ण या तो गणित का महत्वपूर्ण संकेत। क्या है, गणित का महत्वपूर्ण संकेत। संकेत जानना जरूरी है, संकेत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते होंगे यहाँ, देखिए ये है जोड़, इसको बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं घटाव, इसको बोलते हैं जोड़ या घटाव, यानी प्लस ऋण चिन्ह, मतलब जोड़ या घटाव का चिन्ह, इसको बोलते हैं गुना। ये है भाग, ठीक है ना। यहां देखते होंगे आप लोग क्या है, प्रतिशत, इसको बोलते हैं दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचा तो चूंकि, और एक बिंदु नीचा और सॉरी एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचा तो इसलिए। ये देखिए तीन भुजा से घिरा हुआ तो क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ये आप लोग देखते होंगे, इसको बोलते हैं क्या, ओम। क्या बोलेंगे, ओम। इसी तरह आगे लेके चलते हैं, पूरा लेके चलेंगे मैथ का जितना होता है खेल, सब खेल को आज दिखाएंगे आप लोग के सामने। देखिए इसको बोलते हैं क्या, ये है वह अनंत। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अनंत। ये देखिए इसको बोलते हैं पाई। ये हो गया ओमेगा। ये देखिए ऊपर में एक बिंदु रहेगा तो उसको बोलते हैं अंश, जिसको बोलते हैं हम लोग डिग्री भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। आप लोगों का दिखता होगा, हिंदी इंग्लिश सब दिखता होगा। ये हुआ एक लाइन नीचे से, एक लाइन सुता, एक लाइन खड़ा करके उसको बोलते हैं लंब, ठीक है ना। ये देखिए इसका नाम है थीटा। यहां देखिए एक जीरो को काट दीजिए, ऊपर से खड़ा कर दीजिए, जीरो को बना दीजिए, ऊपर से एक लाइन खड़ा कर दीजिए, क्या बोलते हैं फाई। ये देखिए बोलते हैं इसको बीटा। देखिए दो लाइन बराबर रहे तो बराबर, ये हुआ बराबर नहीं, बराबर का चिन्ह दे दीजिए, उसको काट दीजिए क्रॉस से तो बराबर। ये देखिए क्या है, ये है वर्गमूल। चलिए आगे देखिए, जितना भी चिन्ह है सब चिन्ह को आप लोग के सामने दिखाएंगे। यहां देखिए है क्या, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश बोलते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ अल्फा। दो लाइन को खड़ा कर दीजिए सीधी, उसको बोलते हैं समांतर। ये देखिए ये एक लाइन टेढ़ा घोचा वाला है, उसको बोलते हैं समरूप। ये देखिए दो बिंदु दिख रहा है तो अनुपात। अगर चार बिंदु दिख जाए सामने सामने तो क्या बोलते हैं, समान अनुपात। ये देखिए इसको बोलते हैं और, यानी कि मोर इंग्लिश में। ये देखिए इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ये हुआ एफ तो दिखा तो क्या बोलेंगे इसको, फलन। और ये तो आप लोग मोबाइल में देखते होंगे, कंप्यूटर में देखते होंगे। ये देखिए क्या है, एट दी रेट। और जीमेल बनाते भी इसका प्रयोग करते हो एट दी रेट का। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। यहां देखिए एक बिंदु सीधा है, एक बिंदु टेढ़ा कर दे कोमा टाइप का, तो उसका बोलते जैसा कि। ये देखिए तिरछा वाला लाइन है, सीधा वाला नहीं तिरछा वाला है, इसको बोलते हैं प्रति। प्रति क्या बोलते हैं, प्रति। ये देखिए इसको तो जानते हो, ये हुआ कोष्ठ। कौन वाला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ हुआ। और ये तिरछा वाला देखते होंगे, ये जो टेढ़ा घोचा वाला है कोष्ठ है, इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठ, ठीक है ना। और यहाँ देखिए सीधा लाइन ही मार दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया है तो इधर से भी कर दिया, जिसको बोलते हैं बड़का कोष्ठ, ठीक है। ये हुआ से बड़ा, मतलब से बड़ा हुआ ये, ठीक है ना। यानी 5 और यहाँ 3, यानी 3 से क्या है, बड़ा है। कौन है, 5 बड़ा है, ठीक है ना। ये हुआ छोटा वाला, ये हुआ इसको बोलते हैं लगभग, यानी कि ये क्या हुआ, लगभग। चले आगे की ओर। ये चीज देखिए कुछ आ गया। अब रोमन नंबर ये भी जानना क्या है, जरूरी है।
आप लोग को बताएं, लेके चलेंगे मैथ का जो एकदम पूरे नीचे से है रोमन अंक। देखिए ये हुआ एक, तो यहाँ भी दिखता होगा, इसको बोलते हैं एक हिंदी में। दो, यहाँ भी देखें ये हुआ रोमन में दो, क्या यहाँ देखिए काउंटिंग, और यहाँ देखिए रोमन में, और यहाँ देखिए हिंदी में। यहाँ चार हुआ, यहाँ भी देखिए 4 हो गया, यहाँ देखिए हिंदी में 4 है। यहाँ देखिए फिर 5 हुआ, यानी 5 हुआ काउंटिंग में। ये देखिए भी ऐसा रहेगा, यहाँ देखिए आई और भी, और यहाँ भी ऐसा सिर्फ दिखे तो 5 हो गया, ठीक है ना। और इंग्लिश में देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसी तरीका से देखिए फिर आ गया आप लोग के सामने 6 6 7 7 8 9 10 11, 10 के बाद हो गया 20 30, शॉर्टकट में लिए हैं 50 100 500 1000। देखिए 1000 को क्या बोलते हैं रोमन में, एम बोलते हैं, और 500 को डी बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, और 50 को एल बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं, ट्रिपल एक्स बोलते हैं, 20 को डबल एक्स बोलते हैं, 10 को एक्स बोलते हैं। ये चीज रोमन में जानना जरूरी है। चलिए अब आगे देखिए, फिर लेके आए आप लोग, यहां से क्या होता है, यहां से अब खेल स्टार्ट हुआ। खेल का स्टार्टिंग कहां से हुआ, यहां से हुआ। यहां से क्या देखिए संख्या, यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो इसका जवाब क्या देना है, इसका जवाब देंगे गिनती की संख्या, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनती करना शुरू करते हैं, यानी काउंटिंग करना शुरू करते हैं, काउंटिंग कभी भी कब से करते, कहां से, 0 से नहीं करते हैं। और काउंटिंग कभी भी करते हैं तो 1 से करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, और ये चलते रहता है कहां तक, चलते रहता है अनंत तक चलते रहता है। काउंटिंग कहां तक चलते रहता है, अनंत तक चलते रहता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। क्या पूछेगा आपसे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल में देना 1 2 3 4 5 से कहां से चलना है, अनंत तक चलना है। और अगर आपसे डिफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, तो क्या बोलेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला है कि 2 नंबर लेके आए हैं सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, सम संख्या, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे, बोलेंगे ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या बोले, वैसी संख्या होगा जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि 2 से जो पूरा पूरा कट जाएगा वह क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, यानी इवन नंबर कहलाएगा। 2 से जब कट जाए तो क्या बोलेंगे, इवन नंबर कहलाएगा। 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन होता है, तो चलिए क्या है, 2 हो जाए, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 डैश डैश डैश, ये चलेगा कहां तक, अनंत तक चलेगा। कहां तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, सम संख्या कहेगा। तो आपसे पूछेगा सम संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, 2 से, क्या बोलेंगे, 2 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा, याद तो नहीं करना, सिर्फ समझना है, पूरा वीडियो को देखना है, और आप लोग का जितने भी मैथ का थ्योरी है आप लोग का सब एक ही वीडियो में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, जैसा आप सोचे भी नहीं है उससे कहीं ज्यादा अच्छा होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए अगला है विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है ना, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या बोले, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित नहीं होगा, वह विषम संख्या कहलाएगा। सम संख्या में क्या था मेरे दोस्त, सम संख्या में था क्या कि 2 से जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता था वो क्या कहलाता था,
सम संख्या। लेकिन विषम संख्या क्या होता है, उसका विपरीत हो जाता है, यानी कि उसमें था विभाजित होना, इसमें था विभाजित नहीं होना, फर्क यही है, उससे विभाजित होना, इसमें विभाजित नहीं होना, ये क्या कहा जाएगा, विषम संख्या कहा जाएगा। और इस बात पे आप लोग से इतना ही निवेदन है कि वीडियो को फटाफट शेयर करना शुरू कीजिए और लाइक कीजिए एक बार वीडियो को, और फटाफट वीडियो को कमेंट भी करना जरूरी है, ठीक है ना। आप लोग से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर। अगर आप एक बच्चे, अगर 5 बच्चे को शेयर करते हैं तो उससे क्या होगा, उन 5 को फायदा होगा, और हमें भी, आप लोग, हमें भी क्या होगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के बीच में, हमको भी कुछ ना कुछ उससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, इस, समझे ना। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या कहेंगे, ये जो है कुछ यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, ये चलते रहेगा, डेढ़ से कहां चलते रहेगा, ये चलते रहेगा अनंत तक। तो ये क्या कहलाएगा, ये विषम संख्या होगा। विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, डेढ़ चलते रहेगा, कहां चलेगा, ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। अगला है पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसको क्या बोलेंगे, देखिए क्या कहा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। देखिए क्या कहा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए और उसमें शून्य भी मिला होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। यानी कि साधारण सी बात जान जाइए कि यहाँ जब पूर्णांक हो जाए तो यहाँ बात बता रहा है कि पूरा पूरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, गोटा होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, गोटका चाहिए, हम खुदरा पैसा नहीं लेंगे। गोटा मतलब ये हुआ, ये खुदरा होता है, 1 टकिया 2 टकिया खुदरा बोलते हैं। ये होता है अठन्नी, यानी 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, वो हुआ खुदरा। ओरिजिनल में क्या हो जाएगा, वो हुआ खुदरा। और 1 टका, 2 टका, 5 टका, ये हुआ क्या हुआ, ये खुदरा नहीं, ये हुआ गोटा। क्या हो गया, गोटा, यानी पूरा पूरा है, ये पूरा पूरा है, ठीक है ना। तो वही बोलेंगे। तो देखिए, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं, दूसरा बात बोल सकते हैं, एक संख्या, या तो ऐसा भी हम लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं, एक वैसी संख्या जो एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं तो उसमें ऐसा होता है, कभी कभी बीच में जो है ना, तो संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं ना, तो देखिए यहाँ जो है ये 0, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये चलेगा अनंत तक। यहाँ -1, -2, -3, तो ये भी चलेगा अनंत तक, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, ये भी पूर्णांक संख्या कहलाएगा, एक संख्या रेखा पर। अब इसमें आप बोल दीजिएगा कि सर इसके बीच में तो हो सकता है आधा, जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग दिखाते नहीं है, इसीलिए उसका हम लोग वैल्यू नहीं लगा। इसलिए बोले ऐसी संख्या जिसको एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसको हम दिखाते हैं, जो दिखने वाला है उसी में बात करेंगे, ठीक है ना। या तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए इधर से शून्य भी क्या है, गोटा है, इधर से 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक गया, ये अनंत तक गया। और इधर जो है -1, -2, -3, -4, -5, ये भी कहां जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ऐसी संख्या हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। क्या बोलेंगे दोस्त मेरे, पूर्णांक संख्या। चलिए, देखिए अगला चीज आ गया, अगला आ गया पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो क्या आप जवाब दीजिएगा, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की होती है पूर्णांक संख्या, ठीक। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, उदासीन पूर्णांक, ठीक है ना, उदासीन पूर्णांक। अब ये आप लोग को बारीकी से बताएंगे धनात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है और उदासीन पूर्णांक क्या है, ये भी बताएंगे, समझे ना। सिर्फ एक एक बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे धनात्मक पूर्णांक, सॉरी यार, धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं,
बोल रहे एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले? एक से लेकर अनंत तक जितने भी संख्या होगा, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये कहां जाएगा? अनंत तक जाएगा। जितना भी संख्या होगा मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? आपका धनात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है ना? अब बात आएगी ऋणात्मक पर, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब क्या है बात? ऋणात्मक पर। चलिए इसको यहां ला देंगे, अच्छा रहता है। देखिए ऋणात्मक संख्या क्या है? बोला -1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक कभी भी होता है राइट साइड होता है। क्या होता है? राइट साइड होता है। और ऋणात्मक कभी भी होता है लेफ्ट साइड होता है। धनात्मक राइट साइड, अगर हम यहां चलेंगे, यदि राइट इधर वाला हो गया, इधर वाला कभी भी होगा तो राइट साइड वो धनात्मक कहलाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कहला जाएगा। ठीक है ना? ये याद रहेगा। ऋणात्मक में क्या बोले? -1 से लेके जहां तक चलेगा, कहां तक? अनंत तक, वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। और धनात्मक में क्या था? 1 से लेके जहां तक चलेगा, यानी अनंत तक चलेगा, तो क्या कहलाएगा? धनात्मक संख्या कहलाएगा। चले आगे की ओर। अगला होता है उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। कौन पूर्णांक? उदासीन पूर्णांक। बोले ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े, उसे कहेंगे उदासीन पूर्णांक। ठीक है ना? उदासीन पूर्णांक किसको बोलेंगे? वैसा पूर्णांक जिसपे क्या हो, ना धनात्मक का चिन्ह हो और ना ऋणात्मक का चिन्ह हो, तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। मतलब उदास दिखने वाला, उसका कोई श्रृंगार नहीं, यानी कि ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक का हो, मतलब संख्या हो ना धनात्मक का चिन्ह दिखे और ना ऋणात्मक का चिन्ह दिखे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उदासीन संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन संख्या कहलाएगा मेरे दोस्त। अगला देखिए पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, उसको क्या बोलेंगे? शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बोला शून्य से लेकर, शून्य लगा दिए, उसका जितना भी गिनती कर दे, कहां तक? अनंत तक कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी ऐसा हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या के अगर आगे शून्य को लगा दिया जाए, उसे भी पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या को अगर आगे शून्य को लगा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी कि गिनती की संख्या के अगर आगे लगा दिएंगे शून्य, तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। देखिए जैसे यहां से 1 2 3, अगर इस शून्य को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राकृत संख्या कहलाएगा। लेकिन इसके आगे अगर शून्य को जोड़ दिया जाए, लगा दिया जाए, ये क्या जाएगा? पूर्ण संख्या। देखिए एक शून्य में कितना पावर है। चले 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 देखिए अगला होता है भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए बोल रहा है ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त की कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए बोला 1 हो और स्वयं अपने आप हो, उसके साथ कम से कम एक संख्या किसी संख्या से भाग लगना चाहिए। यानी साधारण सी बात जान जाइए कि 3 संख्या से भाग लगना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी संख्या होगा वो 1 से तो लगेगा ही भाग, स्वयं से लगेगा ही लगेगा, ये 2 चीज तो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ अगर और किसी से लगता है
तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए एक तो एक है और ये तो स्वयं व्यक्ति है, तो और किसी से लग रहा है क्या, बोलिएगा नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा भाज्य संख्या नहीं है। थोड़ा सा और आगे करेंगे विशेष रूप से। उसके लिए क्या होता है, दो, दो में एक से तो भाग लग रहा है, एक से तो बोलिएगा जी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है, यानी स्वयं मतलब दो से भी लग रहा है, और किसी से लग रहा है नहीं, और किसी से नहीं लग रहा, ये भी नहीं होगा। तीन में देखिए एक से तो लग रहा ही लग रहा है, ठीक है, और स्वयं यानी कि तीन से तो लग ही लग रहा है, और किसी से लग रहा है क्या, बोलिए नहीं लग रहा है। लेकिन चार में देखिए क्या फंडा आया, चार में तो एक से लगेगा ही लगेगा, स्वयं चार है ये तो लगेगा ही लगेगा, और किसी से लग रहा है, बोलेगा जी और दो से लग रहा है, दो दूनी चार, तो ये तो होगा ही। उसी तरीका से छह भी है, एक से लग रहा है, छह से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, अब इसमें दो से भी लग रहा है, तीन से भी लग रहा है, तो होगा ही होगा, ये भी भाज्य संख्या है। इसी तरीका से जो देखिए दो चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया, 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डैश डैश कहां हो गया था, ये अनंत तक जाएगा। ये सब का सब क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, ये कहलाएगा भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, ठीक है ना। चलें आगे की ओर। क्लास अगर मजा आ रहा है तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। अगला होता है आभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। बोले ऐसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उससे आभाज्य संख्या कहते हैं। सुनिए क्या कहा, ऐसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो, उसे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 डैश 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 चलते रहेगा अनंत तक। देखिए होता है क्या, तो एक बात नहीं, एक जो होता है इसमें तो एक से ही एक लगा ही, ये स्वयं क्या एक ही है ना, स्वयं स्वयं तो एक ही है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ना भाज्य संख्या ना ही आभाज्य संख्या। एक क्या है, ना भाज्य संख्या है ना ही आभाज्य संख्या है। दो जो है इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो भाज्य संख्या की आभाज्य संख्या है। दो आभाज्य संख्या है, क्यों कि ये सम संख्या को देख के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि तो भाग लग रहा है सम संख्या को देख के, लेकिन इसमें तो भाग लग रहा है, एगो एक से लग रहा है और एगो स्वयं से लग रहा है, और तो किसी से लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, दो आभाज्य संख्या कहलाएगा। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, कितना बच्चा बोल देगा सर एक है, तीन है, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या अगर पूछेगा दो है। और ये खास बात ये है क्या, और कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या तो है ही, और ये एक ऐसा ही एकलौता ये सम संख्या है जो कि ये आभाज्य संख्या है। क्या बताएं आपको, ये एकलौता ऐसा संख्या, ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या होने के बावजूद भी आभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक ना। सम संख्या होने के बावजूद भी आभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक। चलिए अब देखिए आ गया नया चीज, सह आभाज्य संख्या।
इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर इसको बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक ना? बोल रहे कम से कम दो आभास संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो तो सह आभास संख्या कहलाएगा। सह आभास का मतलब होना चाहिए क्या? वैसी दो आभास संख्या लेना है। क्या करना है? वैसी दो आभास संख्या लेना है, उस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ 1 होता है तो वह सह आभास संख्या कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? सह आभास संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए 5 भी आभास संख्या, 7 भी आभास संख्या, दोनों का अगर एचसीएफ लेते हैं तो क्या होगा? तो दोनों का एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। 2, 3 दोनों का अगर एचसीएफ लेते हैं तो ये क्या है? ये भी 1 होगा, इसलिए क्या कहलाएगा? आभास संख्या। समझे ना? ये देखिए लगातार आभास संख्या है जो सह आभास कहलाता है। लगातार है, एक ऐसी यही संख्या है जो लगातार कहलाता है। 2 और 3, 2 और 3। चलिए अगला है परिमेय संख्या, तो बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बोले ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बोल रहे हैं परिमेय संख्या क्या कहलाएगा? वैसी संख्या जिसको क्या कहेंगे? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। किसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और एक बात और याद रख लेना है कि Q यानी कि हर, ऊपर वाला जो कहलाता है मेरे दोस्त, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। इसलिए बता दिया कि Q यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी हर यानी कि नीचे में 3 लिख देंगे, नीचे 0 लिख देंगे तो परिमेय कहलाएगा। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं दिखना चाहिए। यहाँ 1, 2, 3, 4 दिख जाए लेकिन 0 नहीं नीचे में दिखना चाहिए। ठीक, तो देखिए 3 बट्टा 4, 7 बट्टा 12, 17 बट्टा 19, 17 बट्टा 19 और 125 और 625। एक खास बात और यहाँ देखिए, ये देखिए रूट के अंदर में है, ये रूट के अंदर में है 125 और ये क्या है? किसी का स्क्वायर है क्या? तो ये नहीं होगा। ये अगर किसी ये रूट से अगर बाहर निकलता तो ये क्या कहलाता? परिमेय संख्या। ये रूट से बाहर नहीं निकले। ये देखिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ये क्या होगा? रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है ना? चलिए आगे करो। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता है और वो कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता और परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले बात, इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकता। दूसरा पता रखना है ये कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, अगर वो वर्गमूल से बाहर नहीं निकलने वाला है, अगर नहीं निकल पाएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। देखिए 13 जो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, 17 भी नहीं निकल पाएगा, 125 भी नहीं निकल पाएगा और तो 17 भी नहीं निकल पाएगा, तो 57 है वो भी नहीं निकल पाएगा, 567 भी ये भी नहीं निकल पाएगा। ये सब का सब क्या है? परिमेय। एक नोट है देखिए,
पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अगर पाई का मान अगर जहां 22/7 लिखा हुआ रहे, ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है, मान दिया हुआ रहेगा। इसीलिए ऐसा पाई का मान, इसका मान होता है 3.14 डैश चलते रहता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू ये होता है, ये चलने वाला जो कारण, इसलिए क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाता है। वो परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? वो परिमेय। लेकिन इसका जो मान है इसे लिखा हुआ रहता है, कहीं देते हैं, बैठाते हैं, तो 22/7 ये क्या है? ये कहलाता है परिमेय संख्या। चलिए अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या कहे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। बोले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। बोला है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को अगर मिला के लिख देंगे, वह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के लिख दीजिए, मिला जुला के, वह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे 3/5, 7/11, 19/13, रूट के अंदर 121, रूट के अंदर 147 और रूट के अंदर 973। देखिए ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है। लेकिन वास्तविक में क्या कहलाएगा? इस सब का सब वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है। अगला है, देखिए अगला क्या है? वो वास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। ठीक है। यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। वो वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाया जाता है। इकाई से दर्शाया जाता है। बोल रहा है यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। ऐसा कोई वास्तविक नहीं होता है। वो वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या को इकाई दर्शाया जाता है। जैसे देखिए ये रूट के अंदर है, लेकिन ये क्या चीज में? माइनस में है। 4 भी देखिए रूट के अंदर है, लेकिन माइनस में है। ये भी क्या है? 12 भी रूट के अंदर है, लेकिन सबका सब क्या है? माइनस में। काल्पनिक कर सकते हैं। ये क्या है? परिमेय वो परिमेय संख्या का कोई रूप नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? वो वास्तविक संख्या। अब आया क्या? अलजेब्रा का कुछ चीज। अलजेब्रा का बात क्या है कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। a² + 2ab + b²। ये भी बोल सकते हैं। या तो दूसरा तरीका से अगर आपको जानना है, कोई अगर आप बता दिया तो उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। a² b² + 2ab। अगर ये भी आपको कोई बता रहा है तो ये भी अपनी जगह पे क्या है? सही है। दोनों का दोनों सही है। ऐसा नहीं कि ये बताया गया है तो ये कोई बता रहा था नहीं उसका गलत है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। अगला a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। अगर इसको उल्टा के भी लिख देंगे चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। स्क्वायर + b² - 2ab, ये भी ठीक है। ठीक है। अगला है a + b और a - b, तो क्या बोलेंगे उसको? a² - b²। a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है। a - b का होल क्यूब, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca।
अगला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अगला, अगला देखिए क्या आ गया। चलिए फिर क्या है अगला, महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, कह रहा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लॉसो गुना मोसो। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में लॉसो गुना मोसो। अगला है पहली संख्या बराबर क्या है, पहली संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो बटा दूसरी संख्या। आगे है दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो बटा पहली संख्या। लॉसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए लॉसो बराबर क्या कहा जाए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में मोसो, और यहां देखिए मोसो गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में लॉसो। इतना आप लोग याद नहीं करना। अगर आप लोग एक को याद कर लेते हैं, यानी कि ये याद कर रख लेते हैं दिमाग में, याद नहीं दिमाग में रख लेना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो, इसी पे सबको बैठा दिया है। देखिए कैसे बैठाया है, ये बैठाया गया कैसे है, ये देखिए पहली संख्या है, पहली संख्या लिख दिया। ये देखिए बराबर का इस साइड में है तो यहां बराबर साइड में लिख दिया। ये देखिए आपका गुना में था, इसका गुना में था, इसका क्या चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है ना। फिर दूसरी संख्या को लिया, यहां जो था बराबर में तो वही चीज लिख दिया। फिर पलटाया क्या, ये देखिए गुना में था यहां, तो यहां क्या किया, भाग भी लिख दिया। यहां भी वही क्या, ये जो आपका लॉसो गुना मोसो यहां कर दिया, इसी को पलटा दिया, उसका आगे उधर साइड लिख दिया। तो यहां देखिए लॉसो कर दिया तो लॉसो बराबर, ये जो है पूरा उठा के छाप दिया, और ये गुना में तो यहाँ के भाग में। ये देखिए मोसो, तो फिर यही उठा के पूरा छाप दिया यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए गुना में था लॉसो, इसको उठा के भाग में लिख दिया लॉसो। बस इतना ही करना है, यानी कि एक फार्मूला करना, इससे आपको कितना हो जाएगा, 6 फार्मूला बन जाएगा, यानी 1 के साथ 5 फ्री। देखिए औसत क्या है, औसत, औसत क्या होता है, इंग्लिश बोलते हैं एवरेज। औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग और राशियों की संख्या। जितना राशि है उतना को जोड़ दीजिए, और कितना संख्या का राशि है तो उसको क्या कीजिए, वो लिख दीजिए। ठीक है ना। और अगला आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड हानि, लाभ और हानि। तो क्या होता है, देखिए एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है लाभ, एक होता है हानि। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं इसे शॉर्ट में सीपी। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, बोलते हैं एसपी इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में। प्रॉफिट यानी कि पी, लॉस यानी कि एल। यहां देखिए क्या कर रहा है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, सबसे पहले बोल रहा है वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसका क्रय मूल्य कहलाता है, यानी सीपी कहलाता है। बोल रहा है क्रय मूल्य किसको बोल रहे हैं, कोई वस्तु, यानी ये मार्कर अगर है, ये मार्कर को जिस मूल्य से हम खरीदे हैं, जिस मूल्य यानी जिस दाम से जितना पैसा हम दुकानदार को दिए हैं, वह क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। जितना हम सामान को खरीद के लेके आए वह क्या कहलाएगा, ये बोर्ड है, बोर्ड को खरीद के हम लाए, जितना पैसा उसको दिए हैं वो मेरे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, बोला वह मूल्य
जिस पर वस्तु बेची जाती है उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, एसपी कहलाता है। विक्रय मूल्य देखिए, ये मारकर हम जहां लिए होंगे वहां तो कोई दुकानदार होगा, दुकानदार से हम लिए, उसको हम जो पैसा दिए वो मेरे लिए क्या हुआ, जितना हम खरीदे वो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया। लेकिन वो जो बेचा उस दुकानदार के लिए वो पैसा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए नहीं, मेरे क्रय मूल्य, और उसके लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य, जितना हम बेचा होगा। यानी बोर्ड हम खरीदे होंगे कहीं भी, तो जो बेचा, जितने दाम उस पैसा दिए हो, जो पैसा प्राप्त किया, वो उसके लिए क्या कहलाएगा, वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। जो पैसा हम जो दे के लिए वो मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया, और उसके लिए क्या हो गया, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। एक ही चीज पर क्या है, उनके लिए क्रय मूल्य और मेरे लिए, सॉरी, मेरे लिए क्रय मूल्य और उनके लिए विक्रय मूल्य। ठीक है। एक होता है लाभ, यानी कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे लाभ कहते हैं। यानी कि ये जो मार्कर है, हम जहां से खरीदे वो भी कहीं से लाया हो खरीद के ना, वहां जी जहां बना होगा तो उसका जो कहीं और से लाया हो खरीद के, ये मार्कर वो जो लाया होगा कभी भी, जितना पैसा में हमें दिया है वो कभी भी इस मार्कर को उससे कम में लाया होगा, तब ना उसको लाभ हुआ होगा। यानी कि अगर मार्कर हम खरीदे 2500 रुपया में, वो 2000 में, 2200 में, 2400 में, 1500 में तो लाया होगा। वो जो यानी कि जो बचा, वो जो बचा यानी कि जितना में हम खरीदे उससे अधिक में वो लाया होगा। वो जो दोनों का बीच का जो अंतर निकला वो कहलाता है लाभ। और कभी भी लाभ तब होगा जब अगला का क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा तब। यानी ये दुकानदार है, दुकानदार के लिए अगर जो कहीं से लाया होगा उसका क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब उसको लाभ होगा। ऐसा नहीं कि उसका क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य उसका कम हो जाए तो कभी भी लाभ नहीं होगा, तो घाटा हो जाएगा, यानी लॉस लग जाए, हानि हो जाएगा। यानी हानि मतलब जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। बिल्कुल ही बोले ना। अगर जो दुकानदार अगर वो खरीद के लाया होगा, मान लीजिए मार्कर खरीद के लाया होगा 3000 में, हमको बेच दिया 2500 में, लाया खरीद के वहां से 3000 में बेच दिया 2500 हमें, तो उसको 500 का क्या हुआ, हानि हुआ। अगर वो लाया होगा 2000 में, बेचा 2500, तो उसको 500 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है। फॉर्मूला देखिए क्या, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। एक जगह तो यहाँ क्रय मूल्य हो गया। और एक क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य प्लस में उसको हानि जोड़ देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रय मूल्य। जो हानि हो उसको जोड़ेंगे, लाभ होगा तो घटाएंगे। जान जाइए कि विक्रय मूल्य में लाभ को घटाना है और हानि को जोड़ना है तो वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य कब कहलाएगा, जब क्रय मूल्य को क्या करेंगे, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। अगला है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या कहलाएगा, लाभ। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और यहां देखिए लाभ प्रतिशत बोलेगा तो क्या होगा, ये जानना जरूरी है। लाभ प्रतिशत बोलेगा तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत पूछे तो हानि गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। दोनों को नीचे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। देखिए अगला है, अब लेके आए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जानते हैं, किसी को अगर धन देते हैं, अपना किसी को धन दे देंगे तो क्या आएगा, मूलधन। किसी को अगर अपना धन देते तो क्या कहलाएगा, मूलधन। उसमें मूलधन में जो ब्याज देगा उसको अगर जोड़ के जो आएगा अपने पास वो कहलाएगा मिश्र धन। वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। और मूलधन किसको बोलेंगे,
मिश्र धन यानी कि मिला हुआ धन, मूलधन और प्लस उसमें ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, उसमें अगर ब्याज को घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपने लिए हो जाएगा मूलधन। ब्याज कब कहलाएगा, जब मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज रहे, उसमें से मूलधन को घटा दीजिए सिर्फ, तो क्या निकल जाएगा, ब्याज। यानी कि एक फॉर्मूला यहां रखते हैं तो इस पे सारा का सारा निकल जाएगा। अब से पूछे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। अगला टॉपिक आया समय, समय दूरी और चाल, ये तीन चीजें, समय दूरी और चाल। चाल किसको बोलेंगे, किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है। चाल किसको बोलेंगे, बोल रहा है किसी व्यक्ति यानी यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। यानी जो चल रहा है व्यक्ति, उसका जो स्पीड है, उसका जो स्पीड है, किस रफ्तार में जा रहा है, यानी किस रफ्तार में जा रहा है, 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, 10 में कितना दूरी तय कर रहा है, वो जो उसका स्पीड है उसको ही बोलेंगे चाल। क्या बोलेंगे, चाल। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय रहता है। चाल का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या तो किलोमीटर घंटा। अब दूरी, किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहते हैं। बोल रहा है किसी व्यक्ति हो या यातायात हो, साधन द्वारा या स्थान परिवर्तन करना, कोई व्यक्ति या वस्तु है, कोई साधन द्वारा बोलिए या तो पैदल बोलिए, किसी भी तरीका से एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो दोनों के जगह का जो दूरी हुआ, जहां गया और जहां से गया, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय। समय किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी, उसके समय को निर्धारित करते तो क्या कहलाता है, समय बराबर क्या कहलाता है किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है, वो क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो बोला समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब कुछ आ गया नया टॉपिक, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का। अब ज्यामिति किसको बोलेंगे, बोला गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समतलीय रेखीय आकृति का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। तो ज्यामिति किसको बोलेंगे, ज्यामिति यानी गणित विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, रेखा या आकृति का अध्ययन करेंगे, वहां क्या बोलेंगे, ज्यामिति कहलाएंगे। जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, रेखा का, कोई आकृति का, उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा, ज्यामितीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज्यामिति कहलाएगा। पहला बात है क्या, एक होता है बिंदु जो बोलते पॉइंट, बोले जिसकी न लंबाई न चौड़ाई तथा न ही मोटाई हो, वह केवल निर्देशांक को निर्देशित करता हो तो क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। ये जो बिंदु होता है,
इसका देखिए ना कोई मोटाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक निर्देशांक करता है, बताता है कि यहाँ बिंदु है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बिंदु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। अगला बिंदु तो हो गया है। बोला अगला है रेखा, जो बोलते हैं लाइन। बोले अनंत बिंदु का बिंदु पथ जिसका न कोई प्रारंभ हो ना कोई अंत हो, जिसकी लंबाई निर्धारित निश्चित ना हो और न हो, जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, वो रेखा कहलाता है। बोल रहा है रेखा किसको बोलेंगे? एक लाइन को पार देंगे क्या, ये जैसे ये है, ये रेखा है, इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं और इधर भी ये भी जा सकता है, किधर, ठीक है ना, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, घिस सकते हैं अनंत तक। वो क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। अगला है किरण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रे। बोला अनंत बिंदुओं का बिंदु पर जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हो लेकिन अंतिम बिंदु ना हो, उसे क्या कहेंगे? निश्चित ना हो, तो वो क्या कहेंगे? किरण कहलाएगा। जैसे किरण में क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये किरण हुआ, यहाँ प्रारंभिक बिंदु मान ले यहाँ से होगा, एक तय है प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन अंत बिंदु कहाँ जाएगा इसका पता नहीं। प्रारंभिक बिंदु का पता है, अंत बिंदु का पता नहीं है, वो जो कहलाएगा किरण कहलाएगा। प्रारंभ और लेकिन रेखा में क्या होगा? ना प्रारंभिक का पता चलेगा कहां से है और ना अंत का। इधर भी कहीं जा सकता है, इधर भी कहीं जा सकता है, लेकिन ये क्या होता है किरण में? एक तरफ जा सकता है। अगर यहाँ इधर तो इधर जा सकता है। देखिए अगला है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। बोला अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ जिसका प्रारंभिक वो अंतिम बिंदु निश्चित हो। रेखाखंड क्या कहलाएगा? जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित। जैसे यहाँ से है, यहाँ एक और ये है, ये प्रारंभिक बिंदु है, वो अंतिम बिंदु, दोनों को मिला देंगे, ये दोनों निश्चित है, यहीं तक रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। प्रारंभिक और अंत दोनों क्या होगा? निश्चित रहेगा, तो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। ये समझ में आ गया होगा। और अगर दोनों साइड चालू रहे तो क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। लेकिन अगर ये जो प्रारंभिक बिंदु अंत रहे लेकिन ये चालू रहे, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा किरण। क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। चलिए अगला है कोण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार क्या होते हैं? एक होता है शून्य कोण, जीरो एंगल, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, त्रिजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोण अभी तक बस 9 है, 9 प्रकार के। और चले आगे की ओर। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। बोला शून्य कोण, बोला यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो क्या कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। देखिए जैसे ये है, एक एंगल ये हो गया, अगर दूसरा इसी पे आ जाए, दोनों का झुकाव एक ही पे रहे, ये कौन कौन कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? शून्य कोण। यहाँ कितना कोण बना? शून्य कोण बना। अगला होता है न्यून कोण। बोल रहा ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा परंतु 90 से छोटा हो, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। ये देखिए शून्य से तो क्या है, अगर इसी पे रहता दूसरा तो ये कहलाता है शून्य कोण, लेकिन ये तो शून्य से तो बड़ा है, लेकिन 90 से क्या है? छोटा। 90 के बराबर कब होता है? जब ये सीधा रहता। ये क्या होता? तब 90 डिग्री तो समकोण कहलाता है। लेकिन ये तो नहीं है, ये देखिए ये उससे छोटा है,
यानी शून्य से बड़ा 90 से छोटा दिखे वो कहलाएगा न्यून कोण कहलाएगा। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। 90 डिग्री कोण दिखा है, 90 डिग्री कोण सीधा है, ऐसे अगर दिख जाए सीधा तो समझ जाइए समकोण। कौन कौन? समकोण। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ये क्या कहलाता है? समकोण। बोला समकोण की परिभाषा क्या होता है? ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। मतलब दोनों कोणों का झुकाव क्या? मध्य झुकाव 90 डिग्री का हो। देखिए एक लाइन इधर से आया या तो एक लाइन इधर से आया, इसके ऊपर से एक लाइन डाल दीजिए, ये क्या बन गया? समकोण बन गया। अगला अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा और 180 डिग्री छोटा। 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अधिक कोण। देखिए 180 डिग्री कब कहलाएगा? जब ये सीधा रहता, ये सीधा अगर रहता 180, देखिए इससे तो छोटा हुआ, लेकिन अगर ये सीधा रहता तो क्या कहलाता? 90। इससे क्या हो गया? बड़ा और इससे क्या हो गया? छोटा, तो ये क्या कहला जाएगा? अधिक कोण कहला जाएगा। चलें, एक होता त्रिज्यू कोण। बोला 180 डिग्री का कोण त्रिज्यू कोण कहलाता है। ये 180 डिग्री यानी सीधा लाइन जो दिख रहा है ये कहलाएगा त्रिज्यू कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यू कोण कहलाएगा, सीधा लाइन। त्रिज्यू कोण की परिभाषा ऐसा कोण जिसे बनाने वाले दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में त्रिज्यू कोण कहलाता है। देखिए दोनों कोण, अगर यहाँ बिंदु हो, इसका विपरीत इधर, इसका विपरीत इधर, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यू कोण कहलाएगा। 180 डिग्री बन गया ना, क्या कहलाएगा? त्रिज्यू कोण कहलाएगा। बोला बृहत कोण। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से क्या हो? क्या हो जी? 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा, वो क्या कहलाता है? बृहत कोण। बृहत 180 डिग्री से बड़ा, देखिए ये 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री मतलब ये सीधा होता है 180 डिग्री, ये पूरा घूम गया तो क्या हो गया? 360 डिग्री। इससे 360 से छोटा और 180 से बड़ा, वो क्या कहलाएगा? बृहत कोण। जिसे बोलते हैं बाह्य कोण भी बोलते हैं, दूसरा भाषा से बोलते हैं बाह्य कोण बोलते हैं। ये देखिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बृहत कोण। संपूर्ण कोण। बोला 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। 360 डिग्री पूरा अगर घुमा हुआ रहे, ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा? ये संपूर्ण कोण कहलाएगा। कौन कौन? संपूर्ण कोण कहलाएगा। अगला है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या है? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उससे संपूरक। दो कोण का योग 180 डिग्री पूरेगा तो क्या कहलाएगा? संपूरक कोण। ये देखिए ये कोण है, ये ए बी हो गया और ये ए हो गया, ये 70 डिग्री है, बी 180 डिग्री है। दोनों अगर जोड़ते तो 180 डिग्री हो गया, बिल्कुल पूर गया। तो दोनों का 180 डिग्री पूरता है, क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संपूरक। और पूरक कोण क्या कहलाएगा? बोला दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोणों को पूरक कोण, यानी 90 डिग्री हो। दो कोण का योग 90 डिग्री अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कहलाएगा। सॉरी संपूर्ण नहीं, ये कहला जाएगा पूरक कोण कहलाएगा। संपूरक क्या कहलाएगा? संपूरक 180 होना चाहिए, पूरक में 90 होना चाहिए। देखिए अगर मान लेते ये 30 डिग्री का हो और ये 60 डिग्री का हो, दो ये ए का है और ये बी का है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना पड़ता है? 90 डिग्री। तो ये कोण कितना क्या कहलाएगा? ये कहला जाएगा पूरक कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। कोण दो प्रकार के होते हैं, खत्म। अगला देखिए क्या आ गया। अगला है थ्रॉट्स ऑन। कोण कितने प्रकार के होते हैं? आकृति के
आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण क्या है? आकृति के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण क्या क्या है? देखिए, एक होता है समबाहु त्रिभुज। पहला बोला जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा सभी कोणों का माप भी बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु मतलब होता है कि क्या सब चीज बराबर दिखे, भुजा भी बराबर दिखे और कोण भी बराबर दिखे, तो क्या कहलाएगा? समबाहु। देखिए, ये 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और जितना ये है उतना ये भी है, उतना ये भी है। सब का सब क्या है मेरे दोस्तों? सब का सब बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समबाहु। ठीक है। अगला होता है समद्विबाहु। बोला जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज दो बराबर कोण भी होते हैं लेकिन तीसरे कोण के माप अलग होते हैं। देखिए, जिसका दो भुजा बराबर हो, देखिए ये दोनों कोण क्या है? पहले भुजा देखिए, दोनों भुजा क्या है? ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन ये जो है ये कुछ और है। ये दोनों बराबर, ये कुछ और कोण में क्या हो रहा है? ये दोनों कोण क्या है? बराबर है, लेकिन ये कोण कुछ और होगा, तो ये समद्विबाहु कहलाएगा। समबाहु में क्या होता है? तीनों बराबर, कोण भी हो, भुजा भी हो, लेकिन समद्विबाहु में क्या होता है? दो को बराबर होगा और एक क्या होगा? भिन्न होगा। विषम बाहु बोले जिस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती हो तथा सभी कोणों का माप भी अलग अलग होते हैं, उसे क्या कर विषम बाहु कहते हैं। देखिए, विषम बाहु में क्या होता है? उसका कुछ फंडे नहीं है, कोण भी अलग, भुजा भी अलग। देखिए, ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है, ये कोण कुछ और होगा, ये कोण कुछ और, ये कोण कुछ और, तीनों अलग अलग कंडीशन में है, वो क्या कहलाएगा? विषम बाहु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम बाहु कहलाएगा। अब आ गया अगला वर्ग। वर्ग बोला ऐसा चतुर्भुज जिसमें उसकी चारों भुजाएं समान तथा उसके चारों कोण समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। बोले वैसा चतुर्भुज होगा जिसका चारों भुजा बराबर हो, ये क्या हो? ये भुजा चारों बराबर होना चाहिए, और चारों का चारों कोण क्या हो? बराबर हो। चारों का चारों कोण बराबर हो, सब का सब कोण बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। चारों भुजा चारों कोण बराबर जहां दिखे, वर्ग कहलाता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा की लंबाई। क्या होगा? 4 गुना भुजा की लंबाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, या तो भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर 2 गुना भुजा, रूट 2 गुना भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। आयत जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर हो। बोला वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख, सामने वाला, ये और ये दोनों क्या हो? बराबर, ये और ये क्या हो? बराबर, और चारों लेकिन कोण क्या हो? बराबर हो। चारों कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी भुजा 2 को बराबर होना चाहिए और कोण चारों बराबर होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुना चौड़ाई। अगला होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो। बोला है जिस चतुर्भुज का चारों भुजा क्या हो? बराबर। ये चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। ठीक ना? और चार हो,
कोण क्या हो, बराबर हो क्या, नहीं, सम्मुख कोण बराबर हो, यानी सम्मुख कोण क्या हो, बराबर हो। ये कोण और बराबर ये कोण होना चाहिए, ये कोण बराबर ये कोण होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये दोनों क्या बराबर होना चाहिए। और उसमें क्या था, वर्ग में क्या था, चारों कोण भी बराबर हो। इसमें चारों कोण बराबर नहीं, चारों भुजा बराबर हो, लेकिन सम्मुख भुजा सामने वाला कोण क्या हो, बराबर हो, सामने वाला कोण क्या हो, बराबर हो। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, या तो उसका क्या होता है 1/2 गुना गुना विकर्ण गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, क्या होता है 1/2 गुना एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये भी फॉर्मूला है। समांतर चतुर्भुज, बोले जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और हो, बड़ा समांतर और बराबर हो, बोले जिसका जिस चतुर्भुज को उसकी भुजा समांतर, देखो ये इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर बराबर हो, यानी कि ये दोनों बराबर हो और ये दोनों बराबर हो, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, परिमाप क्या होगा इसका, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अगला होता है समलंब, क्या होगा, समलंब, बोले जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो, एक जोड़ा समांतर हो, बोले जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर हो, ठीक है ना। देखिए ये इसके सामने में ये हो गया, और ये देखिए सामने में है लेकिन बराबर नहीं है, सामने में है बराबर नहीं है, देखिए ये भी सामने में है ये भी बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, समलंब कहलाएगा। समलंब का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी सबका अलग अलग हो, इसलिए सबको जोड़ना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना a + b × h, क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा। देखिए अगला हो गया पतंग, जिस चतुर्भुज की आसन सटे हुए भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो, वो क्या होता है, पतंग यानी काइट। क्या बोला है, जिस चतुर्भुज की असमान सॉरी आसन भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो, देखिए वो समान जोड़ा है, ये जो है ये देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों क्या है, शटल का बल दोनों बराबर है, ये दो शटल का बल क्या होना चाहिए, बराबर, ये दो शटल का बल बराबर होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, काइट कहलाएगा, पतंग कहलाएगा। परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2, पानी के लिए। चलिए अगला, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयत का सूत्र, ये उल्टा हो गया। देखिए पहला क्या है, वृत्त, ये क्या है, ये दिख रहा है क्या, पूरा का पूरा वृत्त है ना। वृत्त में देखिए ये जो दिख रहा है बीच वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है केंद्र, ये क्या कहलाता है, केंद्र, क्या कहलाएगा, केंद्र। और ये जो यहां से यहां तक अगर पूरे दिख रहा है, ये पूरा अगर कहा जाए, ये पूरा कहलाता है व्यास, क्या कहलाता है, व्यास। और इसको अगर आधा कहा जाए, आधा कहलाता है त्रिज्या, आधा क्या कहलाएगा, त्रिज्या, ये क्या कहलाएगा, आधा त्रिज्या, क्या कहलाएगा, त्रिज्या, ठीक है ना। चलिए आगे, और देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², वृत्त का क्षेत्रफल π², वृत्त का परिधि क्या, परिधि या परिमाप हुआ 2πr, क्या होता है 2πr, वृत्त का व्यास 2 × त्रिज्या, और वृत्त का त्रिज्या पूछेगा
त्रिज्या भी कभी कभी पूछ लेता है। त्रिज्या अगर पूछेगा व्यास बटा 2, ये क्या होगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक ना। अगला है घन। देखिए घन ये है, घन का विकर्ण क्या होगा, रूट के अंदर 3a, घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का समपरिपृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a³, घन का आयतन a³, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर l² b² और h²। घनाभ का समपरिपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा 2 × lb + bh + hl। घनाभ का आयतन lbh, lbh। ये हुआ बेलन। देखिए ये है बेलन, ये क्या है, बेलन। अगर बेलन का पूछेगा तो ये हो जाएगा, कहला जाएगा ऊंचाई, ये कहला जाएगा त्रिज्या, ये पूरा हो जाएगा व्यास। ठीक ना। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। बेलन का समपरिपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr + r, 2πr × r + h। बेलन का आयतन क्या होता है, 2πr²h, 2πr²h। अगला हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया गोले। क्या हो गया, गोले। ये होता है गोले और ये हो गया अर्धगोले। ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, गोला का यहाँ फॉर्मूला है। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³। अर्धगोला का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अर्धगोला का समपरिपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। अगला आ गया क्या, शंकु। शंकु देखिए ये क्या, शंकु क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऊंचाई, ये कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना। ये कहला ऊंचाई कहलाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को क्या करना है, फटाफट लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट भी करना है, समझे ना। तो और ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक। देखिए तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तो क्या कहलाएगा, इसको l से सूचित करते हैं, रूट के अंदर r² + h²। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा πrl। शंकु का समपरिपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा πrl × r + l, πr यानी πr × r + l। शंकु का आयतन पूछेगा 1/3 πr²h, ये कहलाएगा। देखिए अगला क्या है, बोधमास। क्या है, बोधमास। b से क्या होता है, ब्रैकेट, o से ऑफ या तो गुना भी कहते हैं, d से डिवाइड यानी भाग, m से मल्टीप्लाई यानी गुना, और a से क्या हो जाएगा, एड या एडिशन, s से सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन मतलब घटा होता है। ये जो है जरूरी है अगर आपको बोधमास के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ब्रैकेट कैसा दिखेगा, ये ब्रैकेट दिखेगा, गुना का या काफी दिन गुना हो जाएगा, भाग का ये हो गया, गुना का फिर हो जाएगा, फिर जोड़, फिर क्या होगा, भाग का। इतना करना बोधमास में जरूरी है, तब क्या होगा कि आप बोधमास का आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। देखिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूले, जिससे होगा कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, लगा कि हम लोग का मेहनत सफल हो रहा है, और आप लोग के लिए हम इससे अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे कंटेंट लाने का, जिससे कि आप लोग को बहुत ही फायदे होने वाला है। कोई भी बच्चा अगर मैथ में कमजोर हो तो उसको बोलिए मेरा वीडियो देखने के लिए, यानी वन शॉट सिलेक्शन चैनल को सर्च मार के देखने के लिए, और उससे क्या होगा, मैथ का आपका सारा समस्या का समाधान